बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरजाना राजा अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। इससे पहले कि मैं आज अपने चैनल पे बात शुरू करूँ, मैं गुज़ारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी लेटेस्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फिर मैं दूसरे पॉइंट पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, कमेंट्स दिए, ख़यालात का इज़हार किया, प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए मशवरे भी दिए और बहुत सी बच्चियों और ख़वातीन ने और बहुत से मर्द हज़रात ने मुझसे मेरे ईमेल के ज़रिए से, यूट्यूब कमेंट्स के ज़रिए से राब्ता किया और बहुत से इश्यूज़ पे मुझे कहा कि मैं उस पे भी आवाज़ उठाऊँ और इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ। जो सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिले वो हैं उन ख़वातीन और बच्चियों की तरफ से पॉइंट आउट किया गया जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो कि लोगों के घरों में बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन लोगों के घरों में काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम हो या किसी तरह का बाहर का या अंदर का काम हो। उन्होंने ये बार-बार इस बात पे रिक्वेस्ट की है कि जो उनके साथ बेईमाना सलूक घरों के अंदर घरों के मालिकान उनसे करते हैं, चाहे वो घरों की मालकिन हों या मालिक हों या उनके बच्चे हों, वो उनके नाकाबिले बयान है। इसमें एक बच्ची का तो वाक़या एक ऐसा है, दिलख़राश वाक़या है जो कि बयान करते हुए भी अम, अ, बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि एक बच्ची ने सिर्फ़ जो पैरट या तोता घर में जो जानवर था, उसका पिंजरा का खुला रह गया, तो उन्होंने उसको जान तक यानी कि इतना मारा कि बच्ची ऑलमोस्ट अपनी जान गँवाने की नहज पे पहुँच गई। एक छोटी-सी बच्ची। सबसे पहले तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट भी पास हुआ है, जो कि 2021 में पास हुआ है, जो कि बहुत अच्छी काविश है। लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा इश्यू है, जिसको इम्प्लीमेंट कराना जो है, वो बहुत ही अ, नामुमकिन सा नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर या पूरे साउथ एशिया में। जैसे मैं आपसे अपने प्रोग्राम्स में बात करती हूँ, बहुत से कवानीन हैं जो कि बने हुए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनका नफ़ाज़ एक बहुत बड़ा मसला है इन मुल्कों में। और उसकी हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे एहलकार हैं या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी कौन हैं? वो भी हम में से हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बेटे हैं, भाई हैं, अपने ही ख़ानदानों के लोग हैं। तो वो रोज़ के ये मामलात को देखते हैं, लेकिन जब पावर में चले जाते हैं, तो वो इसको इग्नोर करके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पावर हैज़ गॉन टू देयर हेड्स, कुछ ऐसा मसला हो जाता है या उनके लिए प्रायोरिटीज़ तब्दील हो जाती हैं ताकि वो एक आम इंसान के हकूक से मुतालिक जितने कवानीन हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं या मेरे ख़्याल में लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर डाल देते हैं। ये एक बदकिस्मती है। मैं उन उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और जिनके साथ घरों में ज़्यादतियाँ होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स के वायलेंस अब्यूज़ होता है, उनको मारा-पीटा जाता है और ज़्यादातर ये लोग रिफ्यूजीज़ हैं, जो कि अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजीज़ हैं और आपने देखा है कि ये रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में जिसमें इस्लामाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इन बड़े शहरों में इनकी खपत की गई है और इन बड़े शहरों की आबादी तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा है और इसमें इस आबादी में तकरीबन 47% जो हैं वो ये रिफ्यूजीज़ हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आप समझ लें कि 19% तो वो हैं जो कि इल्लीगल हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है। तो जब वो इस तरह से मजबूर हैं वो लोगों के घरों में काम करने से, बेशक उनके हालात कैसे थे अपने मुल्क के अंदर, लेकिन जब वो अपनी जान बचा के आए तो वो यहाँ पर इस तरह के काम करने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान ने ओवरऑल 40 साल तक अफ़गान रेफ्यूजीज़ को बहुत ही इज़्ज़त के साथ और बहुत ही ख़्याल रखते हुए उनका ख़्याल रखा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल्स तो उनका अपना-अपना ट्रीटमेंट है जिस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों के साथ किया जाता है। मुझे पता है कि इस्लामाबाद में भी जो स्लम्स हैं और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके ऊपर मैंने यूनाइटेड नेशंस में जब अपना मैं रिसर्च प्रोग्राम कर रही थी, तो इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च प्रोग्राम पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा था, जिसको बहुत ही एप्रिसिएशन मिली और आज मैं ये खबर देख रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि कहीं न कहीं कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होती है कि यूनाइटेड नेशंस यूएनएचसीआर ने 1.4 मिलियन अफ़गानीज़ जिनको पाकिस्तान के जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबसे बड़ा है, उससे में उनको रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो सकती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के सिटीज़न्स के लिए है। तो उनके लिए उन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन 1.3 या 1.4 मिलियन
ख़ानदानों की है अफ़गान रिफ्यूजीज़ की, ताकि यूनाइटेड नेशंस उनको हेल्प कर सके। ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट कहीं न कहीं कोई मेहनत और कोशिश हो के लोग इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन अदारे, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस कर रहे हैं और वो हेल्प भी कर रहे हैं ताकि जो लोग वापस जा सकते हैं अफ़गानिस्तान में, वो वापस अपने घरों को चले जाएँ। इसी तरह से कश्मीर के अंदर कश्मीरी रिफ्यूजीज़ हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद में जिनके कैंप्स हैं, और मुझे याद है कि मैंने स्पेशली सदर पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुज़ारिश करके एक समरी मूव कराई थी और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का हक दिलवाया था। यकीनन ये रिफ्यूजीज़ और इनके बच्चों और इनकी यूथ जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ना तो अपने उस मुल्क के हैं जिससे ये आए हैं, ना ये उस मुल्क में हैं जिसमें वो 2 दहाइयों से या 3 दहाइयों से या 4 दहाइयों से रह रहे हैं। तो यानी कि इनकी कोई आइडेंटिटी एक टेम्परेरी आइडेंटिटी होती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बेघर होना, और बड़ी ही दुःख और तकलीफ़ की बात है। बदकिस्मती तो मैं यहाँ लफ़्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी। ये बड़ी दुःख की बात है कि आपकी कोई पहचान ना हो, आपका कोई मुल्क ना हो, आपका कोई बैकग्राउंड ना हो। तो और फिर दहाइयों तक जो नई नस्लें, नए बच्चे पैदा होते हैं, जब वो 20 साल के, 25-30 साल के होते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर तीसरी नस्ल, उनके लिए तो वो जो पहला वाला मुल्क है, जो उनकी आइडेंटिटी उनके बाप-दादा की थी, वो आइडेंटिटी ना होने के बराबर हो जाती है, और उनके लिए तो वही मुल्क सब कुछ होता है जिसमें उनकी आँख खुलती है और वो पलते हैं। लेकिन उस मुल्क में भी अगर उनको पूरे राइट्स ना हों, क्योंकि वो रिफ्यूजीज़ हैं और वो कभी वापस जाएँगे, शायद उनकी 5वीं नस्ल जाएगी या छठी नस्ल। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस को मैंने रिकमेंडेशंस दी, और आज भी मैं उसी स्टैंड पे खड़ी हूँ कि इन जो बच्चे हैं, जो दूसरी नस्ल है, तीसरी नस्ल है, इनके लिए कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम और ऐसी कवानीन बना देने चाहिए ताकि इनको वो मुल्क एक्सेप्ट करें जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई है और वो सारी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी है, ताकि वहाँ के शहरियों के साथ उनको बराबर हकूक मिल सकें। हम ये समझ सकते हैं कि हर मुल्क के अपना बहुत मसाइल होते हैं, और उन क्राइसिस और चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हों, चाहे वो सोशल क्राइसिस हों, और उन क्राइसिस में दूसरे एक्स्ट्रा जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको ना सिर्फ एडजस्ट करना, बल्कि अपनी जो शेयर पाई, फाइनेंशियल पाई है, उसमें से उसका शेयर भी उनको देना, एक बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन कामों को निभाया जा सकता है, और सारी दुनिया में आप देख सकते हैं, सूडान में, नाइजीरिया में, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, घाना है, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस वक़्त भी ऐसे मसाइल हैं, चाहे वो सिविल वॉर्स हैं, इंटरनल हालात ख़राब हैं, या एक्सटर्नली 2 मुल्कों की आपस में लड़ाइयाँ हैं, लोग रिफ्यूजीज़ हैं, कैंप्स के अंदर हैं, जंगलों में हैं। उनको ये पता नहीं है कि ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या खाने-पीने की एक्स्ट्रा कुछ आम ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके ऊपर जो इंटेलिजेंशिया है और सिविल सोसाइटी है किसी भी मुल्क की, और ख़ुसूसन इस वक़्त मैं पाकिस्तान के इश्यूज़ की बात कर रही थी, तो उनको इसके ऊपर एक आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ऐसे कवानीन बने कि इन दूसरी, तीसरी नस्लों को तो एट लीस्ट इस मुल्क में एक बराबर शहरी का दर्जा दिलाया जा सके। ताकि, और अगर दर्जा नहीं भी शहरी का दिलाया जा सकता, तो उनको हकूक़ मुयस्सर हो सकें बहैसियत इंसान, क्योंकि ये इंसानियत का भी तकाज़ा है। और दुनिया में आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जितनी ज़्यादती, मकबूज़ा कश्मीर आपके सामने है, उसमें जितनी ज़्यादती हुई है, उसी का नतीजा है कि लोग अपने घर-बार छोड़ के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके में मौजूद हैं। ना वो पाकिस्तानी हैं, ना वो इंडियन हैं, ना वो कश्मीरी हैं। इस वक़्त वो एक लिम्बो की सिचुएशन में हैं, और वो साल से है। मैंने उनके लिए जो कुछ मैं कर सकती थी, जब मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी, तो वो मैंने किया। हर प्रोग्राम में मैंने उनको शामिल किया। और ये दुःख और तकलीफ़ की बात है कि इस वक़्त मुल्क हों, अदारे हों, इंसान हों, सबकी सोच को क्या हुआ है कि हम देख नहीं रहे हैं कि बच्चे किस तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, या इंसान कैसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, मैं एक तफ़सील से एक वीडियो और करूँगी। मेरे सामने से डॉक्टर मकसूद जाफ़री साहब जो हैं, बहुत ही लर्नड
پرسنالٹی ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو کہ بڑی ویل ریناؤنڈ بکس ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، مجھے یاد ہے کہ وہ ان کو بہت ہی اپریشیٹ کیا کرتی تھیں، اور ان کو بڑی اپریسیشن ان کی کتابوں پہ بھی ملی، ان کی شاعری پہ بھی ملی. تو میں نے نا ان کا ایک بہت ہی جنوبی ایشیا کے اوپر لیٹسٹ میں نے ان کا دیکھا، جنوبی ایشیا اور خون کی ہولی. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ بہت ہی میں کہوں گی کہ خوبصورت شاعری ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ انہوں نے وہ تمام خیالات جو ہم سب سوچتے ہیں یا ہم سب فیل کرتے ہیں، درد رکھنے والے لوگ، دکھ رکھنے والے لوگ، یا انٹیلیجنشیا جو کہ کہیں کردار ادا کر سکتا ہے، کہیں لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو دریا کو جیسے کوزے میں بند کر دیا ہو. تو میں آپ کے سامنے یہ ضرور پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فغاں فغاں کے لہو کی یہ بارشیں کیسی، بشر بشر کے لہو کا یہاں پہ پیاسا ہے، ہر ایک حلقہ انسان میں سازشیں کیسی، یہ رقص ماہی تشنا ہے یا تماشا ہے، جلا دیا ہے یہ برما میں کس نے بچوں کو، یہ کس نے خون کی ہولی یہاں پہ کھیلی ہے، یہ کشمیر کی جنت بنی ہے کیوں دوزخ، لہو یہ کس کا ہوا رزق کی خاک پھر سے یہاں، بنام مذہب و مسلک نہ خون بہاؤ تم، بنام مذہب و مسلک نہ خون بہاؤ تم، کہیں زباں کا جھگڑا کہیں ہے فتنہ رنگ، کہیں پہ نسل و زباں بن رہی، کہیں پہ نسل و زباں بن رہی ہے وجہ فساد، کہیں پہ ناوک کے نفرت. میں دوبارہ سے اس کو کہوں گی کہ کہیں پہ نسل و زباں بن رہی ہے وجہ فساد، کہیں پہ ناوک کے نفرت، کہیں ہے تیغ عناد، خزاں گزیدہ چمن رشک کے صد بہار کرو، اگر بشر ہو تو انسان ہی سے پیار کرو. کیا خوبصورت لائن ہے آخر میں. آپ دوبارہ سے میں اس کو پڑھنا چاہوں گی. خزاں گزیدہ چمن رشک کے صد بہار کرو، اگر بشر ہو تو انسان ہی سے پیار کرو. تو مقصود جعفری صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی غزل کہی ہے اور نظم کہی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میں آج شیئر کروں، کیونکہ سم ٹائمز جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید اپنے خیالات کا یا اپنی بات کا اظہار آپ اپنے جو فالوورز ہیں، آپ میرے ساتھ جو اس وقت چل رہے ہیں، میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کامنٹس دے رہے ہیں، شاید میری جو زبان ہے اس میں اثر زیادہ نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کا یہ جو تازہ نظم تھی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، اور جہاں پہ خون کی ہولی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں مختلف ویڈیوز کرتی ہوں، مختلف باتیں کرتی ہوں، تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں تاکہ کہیں بات آپ کے دل میں اتر جائے. اور جو انٹیلیجنشیا ہے، جو آپ لوگ لکھنے والے ہیں، مجھے پتا ہے بہت سے جو لکھاری ہیں، پروگرامز کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ اس پہ لکھیے، ان ایشوز کو اٹھائیے. انسانیت پہلے ہے، پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ملک ہے کہ ہم کس ملک کے شہری ہیں، اس کے بعد ہمارا اگلا درجہ ہے کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں انصاف ناپید ہو جاتا ہے، جن معاشروں میں عام لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، اس میں پھر کچھ ایسی ہی معاملات اور حالات نظر آتے ہیں جیسے اس وقت آپ کو ساؤتھ ایشیا کے بہت سے ممالک ہیں جس میں سری لنکا بھی شامل ہے. اور بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ پاکستان کے حالات کچھ اس طرح سے ہوتے ہوئے دور سے نظر آ رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب انٹیلیجنشیا، سول سوسائٹی اور ہر وہ انسان جو اپنی آواز آگے تک پہنچا سکتا ہے، وہ انسانیت اور انسانی حقوق کی بات کریں. جب ہم انسانوں کے مسائل حل کر لیں گے تو ملکوں کے مسائل ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی علاقے کو کیسے خوبصورت رکھا جاتا ہے اگر ہر انسان اپنے گھر کے آگے کا صحن
یا فرنٹ یارڈ جو ہے اس کو وہ کلین کروا دے گا تو پورا نیبرہڈ پوری سٹی خود ہی کلین ہو جاتی ہے، اس میں پھر آپ کو حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں آج اس تھاٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ریفیوجیز اور یہ سلم ایریاز جو ہیں ان کے ایشوز کے بارے میں بات کروں گی، اور اس میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی میں بات کروں گی جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آج تک کے لیے مجھے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.